तो स्टूडेंट्स, ये पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो पहला चैप्टर है आपका, उसका दूसरा पार्ट ये है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइनल गुड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक और फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, दैट इज़ आइसक्रीम एंड मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स। तो यानी कि वो गुड्स जो हमारी ज़रूरतों को डायरेक्टली पूरा करते हैं उन्हें हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, यानी कि हम उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे आइसक्रीम है, मिल्क है, ये सब डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, तो इन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं या फाइनल कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। इनको भी, फाइनल कंजम्पशन गुड्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो एक टाइम पीरियड में बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, कार, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर। तो ये चीज़ें कंजम्पशन गुड्स ही कहलाती हैं। कंजम्पशन से मतलब ये नहीं है कि उन्हें हम कंज्यूम कर लें, खा पी लें, वही इनका कंजम्पशन कहलाता है। उनको यूज़ करना भी कंजम्पशन कहलाता है। जैसे हम टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कार, इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार यूज़ करते रहते हैं, सालों साल चलती हैं ऐसी चीज़ें, तो उन्हें हम ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। दूसरा नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि शुगर, टी, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। तो ये सभी जो हैं एक बार इस्तेमाल करने के बाद में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड है सर्विसेज। सर्विसेज क्या हैं? सर्विसेज कैन नाइदर बी सीन नॉर टच्ड नॉर हैव एनी शेप बट सेटिस्फाई आवर वांट्स आर कॉल्ड सर्विसेज। यानी कि सर्विसेज वो होती हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही उनकी कोई शेप होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, हमें सेटिस्फाई करती हैं, तो उन्हें हम सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि टीचर्स की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस, सर्वेंट्स की सर्विस। तो इन सब की सर्विसेज जो हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, तो उन्हें सर्विसेज कहते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है कंजम्पशन गुड्स को। सेकेंड कैटेगरी है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन। These goods are used for generating income. These goods are fixed asset of the producer, that is plant and machinery etc. तो यानी कि ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करें, जो इनकम जनरेट के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जैसे मशीनरी वगैरह यूज़ होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किसी भी फर्म में, उन सबको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म और यूज होने वाला है जिसे आप याद रखेंगे, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होती है? द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड बोथ, विच अ फर्म कैरीज फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इज टर्म्ड एज इन्वेंट्री। यानी कि जो ऐसे गुड्स जो फर्म किसी पर्टिकुलर ईयर में सेल नहीं कर पाती है, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हों या अनफिनिश्ड हों, जो कि यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहे हैं, उन सबको ऐड कर दें, जो फर्म के पास में बाकी रह जाते हैं, जो गोडाउन में पड़े रह जाते हैं, सेल नहीं हो पाते हैं उस साल में, जिस ईयर में आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट को अगले साल में ऐड किया जाएगा। तो ये देखा जाता है कि कितने प्रोडक्ट हमारे पास बचे हुए रह गए पिछले साल के। तो जितना भी टोटल अमाउंट होता है प्रोडक्ट्स का, वो जितने बचे रह जाते हैं उन्हीं को हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री दो तरीके की हो सकती है, प्लान्ड इन्वेंट्री एंड अनप्लान्ड इन्वेंट्री। प्लान इन्वेंट्री वो होती है जिसमें हम जैसा सोचते हैं कि साल के एंड में हम एक एक्सपेक्टेड अमाउंट सोच के चलते हैं कि इतना अमाउंट हम एज एन इन्वेंट्री या फिर कह सकते हैं एज एन स्टॉक बचा के चलेंगे, इतना होगा हमारे पास। तो उतना ही होता है जितना कंपनी ने सोचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 यूनिट्स सोचे कंपनी ने कि हमारे पास साल के एंड में 500 यूनिट्स होंगे जो बाकी रह जाएंगे, सेल नहीं हो पाएंगे, है ना, एज अ स्टॉक बचे रहेंगे। और ऐसा ही होता है, अगर इसके आसपास अगर कोई भी नंबर आता है कि 490 रह गए या 510 या 520 रह गए, तो वो कहलाएगा प्लान्ड इन्वेंट्री।
और अनप्लान्ड इन्वेंट्री ये होती है कि जब जो आपने सोचा था बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा आपके पास में इन्वेंट्री बच गई या बहुत ज़्यादा कम रह गई इन्वेंट्री, तो वो अनप्लान्ड इन्वेंट्री कहलाती है। नाउ द कंसेप्ट्स ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लो। तो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक is a variable whose magnitude is measured at a particular point of time are called stock variables। यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किए जाएं, एग्जैक्टली किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया है। ये मेन चीज़ है इसमें स्टॉक के बारे में जानने के लिए, कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किए जाएंगे, उन्हें हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। जैसे नेशनल वेल्थ है, इन्वेंट्री है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट में देखते हैं आपके इस दिन हमारे पास कितनी इन्वेंट्री थी या हमारी नेशनल वेल्थ कितनी थी। बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अक्टूबर 2011 इज़ ₹5000। अगर आपने कहा कि 1 अक्टूबर 2011 को आपका बैंक बैलेंस कितना था, सपोज़ कीजिए ये 5000 था या 10000 था, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेज़र कर रहे हैं, तो ये एक स्टॉक वेरिएबल हो गया। दूसरा फ्लो वेरिएबल। फ्लोज क्या होते हैं? वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिमेंबर, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फ्लो वेरिएबल्स। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक लंबा टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में आप इसे किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र नहीं करते हैं, तो उसे हम फ्लो वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम, चेंज इन स्टॉक। तो स्टॉक जो इन्वेंट्री है एक, वो तो आपका जो है एक स्टॉक है, लेकिन उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, स्टॉक में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, वो फ्लो है। इंटरेस्ट अर्न ऑन बैंक डिपॉजिट फॉर 1 ईयर, दैट इज़ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2010 टू 1 अक्टूबर 2011। तो इस एक साल के बीच में कितना इंटरेस्ट अर्न किया, तो टाइम पीरियड होता है इसमें एक, ऐसा नहीं है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें, लंबा टाइम पीरियड होता है। स्टॉक और फ्लो को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। जैसे कि वाटर टैंक है, पानी की टंकी जो होती है, तो उसमें जितना वाटर फिल्ड है वो तो हो गया आपका स्टॉक, और जितना उसमें वाटर और फिल किया जा रहा है, समरसेबल से जो पानी उसमें भरा जा रहा है, वो फ्लो है, या फिर उसमें से निकाला जा रहा है टंकी में से पानी, वो भी फ्लो है। तो स्टॉक जो है क्या हो गया, यानी कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख रहे हैं कि कितना वाटर है इस टाइम पर, वो स्टॉक है, लेकिन उसमें कुछ टाइम में 2 मिनट में 4 मिनट में कितना पानी आपने फिल कर दिया या कितना पानी आपने उसमें से निकाल दिया, वो आपका फ्लो है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर जो बैंक में पैसा जमा है आपका, वो एक स्टॉक है, और उसमें जितना आप विड्रॉ कर रहे हैं या जितना उसमें जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, वो फ्लो है। तो स्टॉक जो है क्या हो गया, आपका जो बैंक बैलेंस है वो स्टॉक है, और विड्रॉ और डिपॉजिट ये आपके फ्लो हो गए। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि फ़्लो जो कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जा रहा है, तो उसमें एक टाइम डायमेंशन होता है, जबकि स्टॉक को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जा रहा है, तो उसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है। सो नाउ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। So it is a flow concept because it is measured during a period of time. It is also called capital formation. तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो आपने फर्म, कोई भी अपनी कंपनी आपने ओपन की है, तो उसमें जो पैसा आपने इनिशियली जो भी इन्वेस्टमेंट किया वही इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसके अलावा भी आप टाइम टू टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और पैसा लगाते रहते हैं, और मशीनरी या इक्विपमेंट जो भी है परचेज करते रहते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है, क्योंकि एडिशन किया है आपने फिजिकल स्टॉक में, जो भी स्टॉक है आपका फिजिकल, उसमें और ऐड कर दिया आपने, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, है ना, कैपिटल का बनना, कैपिटल और ज़्यादा हो जाना। क्योंकि होता रहता है भाई, किसी की छोटी फर्म थी पहले स्टार्टिंग में, धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े होते होते बहुत बड़ी फर्म हो गई है वो, तो वो ऐसे ही थोड़ी हुई है, उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट होता रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन होता रहा है, उसकी वजह से हुई है। कैपिटल के फिजिकल स्टॉक में जितना टोटल एडिशन किया जाता है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे हम फॉर्मूले के हिसाब से अगर लिखें तो लिखेंगे नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रीशिएशन की कॉस्ट इंक्लूड होती है। डेप्रीशिएशन को अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट इंक्लूड होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जब हम नेट निकालेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, तो वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट रह जाता है। यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये तीनों एक ही हैं। तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी कि जो नॉर्मल वियर एंड टीयर यानी कि टूट फूट होती रहती है जो नॉर्मली मशीनों वगैरह में, इक्विपमेंट्स में कंपनी के अंदर, तो उससे जो फिज़िकल जो कैपिटल है उसमें जो कमी आती है उसकी वैल्यू में, उसे आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो उसके लिए आप एक पहले से ही अनुमान लगा के चलते हैं कि एक साल के अंदर इस मशीन की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोड्यूसर अपनी कंपनी के लिए मशीन परचेज करता है जिसकी वर्थ 4 लाख रुपीज़ है। तो वो ये कैलकुलेट कर लेता है पहले से कि एक साल के अंदर ये जब चलेगी, मशीन इस्तेमाल की जाएगी, तो इसकी वैल्यू में कितनी कमी आ जाएगी। तो जितनी कमी आएगी उसकी वैल्यू में, उसको आप डेप्रिसिएशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 4 लाख की मशीन 3,50,000 की रह गई, यानी 3.5 लाख की रह गई, तो 50,000 की कमी आ गई उसकी वैल्यू में। तो वो उसका पहले से ही इंतजाम करके चलता है कि इतना पैसा मेरे इसकी वैल्यू की कमी में आ जाएगा जो मुझे इसी प्रोडक्शन से निकालना है कहीं ना कहीं से। तो हम कह सकते हैं कि फिक्स कैपिटल गुड्स की वैल्यू में जो कमी आ जाती है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक दूसरा टर्म और इस्तेमाल होता है कैपिटल लॉस का। तो कैपिटल लॉस क्या है? इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफॉर्सीन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस लाइक अर्थक्वेक, थेफ्ट और एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा। यानी कि कैपिटल लॉस कब कहलाता है? यानी कि जो आपकी कैपिटल गुड्स हैं, जो फिक्स कैपिटल है आपका, उसकी वैल्यू कम हो जाए, है ना, जो कि अनफॉर्सीन अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की है कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसे कैपिटल लॉस कहेंगे। जैसे मान लिया अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया आपकी कंपनी में, चोरी हो गई उसकी वजह से नुकसान हो गया, एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं करती है कंपनी पहले से, कि ये सोच के नहीं चलती कि इसमें इतने रुपए का नुकसान अर्थक्वेक की वजह से हो जाएगा इस साल में। तो इन अनदेखे अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स की वजह से कैपिटल गुड्स की वैल्यू में कमी आती है, उसे कैपिटल लॉस कहते हैं, जिनके लिए कंपनी पहले से कोई भी इंतज़ाम करके नहीं रखती है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम्स। सो फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो फैक्टर्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में सहायता करें, हेल्प करें, उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों से आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले लैंड है। लैंड यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको आप लैंड कहते हैं इकोनॉमिक्स में। लैंड से मतलब सिर्फ ज़मीन से नहीं है, कुछ भी हो, आप चाहे कहें वाटर है तब भी लैंड है, एयर है तब भी लैंड है, सनशाइन है तब भी लैंड है, आपका रॉक है लैंड है। हर चीज़ जो भी आपकी मतलब नेचुरल है वो सभी लैंड कहलाती है। सेकंड इज़ लेबर। तो जो भी पर्सन है, ऑल पर्सन हु परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट एंड एक्टिविटीज़ विद अ व्यू टू अर्न इनकम। यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से जो भी काम करते हैं लोग, चाहे मेंटल वर्क कर रहे हों या फिजिकल वर्क कर रहे हों, वो हर एक लेबर कहलाते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर आप कहें कोई भी लेबरर हो, वो सभी लेबर कहलाते हैं। तीसरी चीज़ है कैपिटल, द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। यानी कि वेल्थ का वो हिस्सा, धन का वो हिस्सा जो और ज़्यादा वेल्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एट्सेट्रा। फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु रन्स द एंटरप्राइज एंड कीप्स द प्रोडक्शन प्रोसेस गोइंग। ही हायर्स अदर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइज देम फॉर प्रोडक्शन। यानी कि
एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एंटरप्राइज को, कंपनी को या फर्म को कहेंगे, उसको रन करता है। तो कोई पर्सन तो चाहिए जो लैंड, लेबर, कैपिटल को एक जगह करे और कोई चीज़ प्रोड्यूस करे, तो वो पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर कहलाता है। कोई जैसे कि कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसका जो हेड है, जो उसका मालिक है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल को एक जगह करेगा और वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर सर्विसेज यानी कि क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये, और इनकी इनकम क्या क्या हो रही है। तो लैंड अगर प्रोवाइड करते हैं कोई भी हाउस होल्ड, तो उसे उसके बदले रेंट मिलता है। लेबर अगर प्रोवाइड करता है तो उसके बदले वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। और कैपिटल प्रोवाइड करता है तो उसके बदले इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है। तो ये फैक्टर पेमेंट हो गए इनके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लिया। बाकी जो बचा हुआ रह गया इस चैप्टर का जो भी पोर्शन है, वो हम थर्ड पार्ट में, जो कि आखिरी पार्ट होगा हमारी वीडियो का, उसमें पूरा करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।